हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 सेकेंड शिफ्ट, यानी कि जो आपके सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था 27 फरवरी 2025 को 3 बजे से लेकर जो 5:30 बजे तक आपका पेपर था लेवल सेकेंड वालों का। उनके कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पर जो बात करने वाले हैं कि क्या आंसर रहे थे उनके। और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों को घर के लिए नहीं दिया गया था और क्यूआर कोड आप लोग स्कैन नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने क्यूआर कोड में चालाकी दिखाई हो और वो क्यूआर कोड लेकर आ गया हो गलती से भी, तो पेपर स्कैन नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसी वजह से आप लोगों को मार्केट में, मतलब यूट्यूब का जो मार्केट है उसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहे होंगे। अब जो बच्चे क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे, जिनको याद रह गए होंगे, उन्हीं बच्चों ने जो है क्वेश्चन बताए हैं कि ये क्वेश्चन आए थे। अब आप भी जानते हैं कि 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन में से खींच के ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन याद रह सकते हैं? 5, 10, 15, 20। इससे ज़्यादा याद रहना मुश्किल भी है, क्योंकि बच्चा चाहता है कि हो गई रीट यार, अब हटाओ इसको भी। ठीक है, यही चाहते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं इस पर बात करेंगे पास आउट के लिए, है ना। और आपका पेपर कैसा आया था, इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। सिलेबस क्या था, क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे, ये भी बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो शिक्षण विधियों की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें से 2 क्वेश्चन एज इट इज़ आप लोगों को मिले थे। एक तो हारिस्टिक विधि, जिसे खोज विधि भी कहते हैं, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आपके आया था, है ना। वो तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि क्या था। खोज विधि वो होती है जिसकी भुजाओं में दम हो। तो कौन था? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उसका पहला ऑप्शन आर्मस्ट्रॉन्ग ही था, शायद आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा किसी के सीरीज़ के ऊपर नीचे ABCD के हिसाब से आपके आए होंगे, तो वहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग ही आएगा। तो कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिन पर भी बात कर लेते हैं। और अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन याद रह गए हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि उनके भी आंसर आपको बताने की कोशिश की जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट ने बताए वो याद रह गए, और वो मैंने आप लोगों के लिए क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और साथ में आप लोगों को बता दूँ इसमें कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, उस पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आया था, पहला तो क्या मतलब हो सकता है कि आपके ऊपर नीचे 150 में से 150 नंबर का हो, है ना, 120 नंबर का हो। पर ये विज्ञान गणित वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात मैं इसमें कर रहा हूँ। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया था। और उसमें आपके 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन ही थे, है ना। 5 ऑप्शन तो आपके ई ऑप्शन वाला होगा, और 4 ऑप्शन में से आपसे 4 चीज़ें पूछी गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा था कि सल्फर हाइड्रोक्लो ऐसा कुछ था, है ना, तो उसमें वो आंसर होगा, या फिर जल में शक्कर वाला आंसर होगा, या फिर जल में एथेनॉल ऐसा कुछ था वो आंसर होगा, या फिर जल में तेल वाला आंसर होगा। तो आप लोग बहुत सारे कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर जल में तेल है, जल या तेल हो सकता है। ठीक है, तो बात ये थी कि समांगी मिश्रण उसे बोलते हैं जिसमें 2 चीज़ें आराम से घुल जाती हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होंगे कि वो जो पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन जो सल्फर वाला था उसमें गैस हो गया होगा, तो आप लोगों ने सोचा होगा ये समांगी होगा। ठीक है, मान ली आपकी बात। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है कि शक्कर और जल। तो शक्कर तो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जल में घुल जाता है। पर यहाँ पर आप लोगों ने दोनों दिमाग चलाए होंगे। उसके बाद आपके जल में एथेनॉल, यानी कि आप लोग शराब मान सकते हैं। ठीक है, तो जल में दारू आराम से घुल जाती है, दारू मतलब शराब। ठीक है, ये भी हो गया आपका। पर आपके पास एक ऑप्शन आया था जल में तेल। तो जल में कभी भी तेल नहीं घुलता है। तेल की बूंदें, अगर आपको और आइडिया चाहिए तो घर पे जाके थोड़ी सी तेल की बूंद जल में डाल के देख लो, ऊपर तैरने लग जाती है। तो ये क्या है? सममांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। पर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट इस सिंपल से क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो सकते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है तो आपका दिमाग जो है ना, वो इधर उधर की बातें भी आपको समझाता है उस टाइम पे कि नहीं ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो आपका ऐसा हो सकता है। तो जल और तेल वहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा।
एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए आया था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र आप सभी को पता है कि Al2O3 होता है। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे या कहीं पर भी पढ़ा होगा ना अगर आपने, तो ये सीधा सा क्वेश्चन था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूले का। तो Al2O3 था यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपकी एक हॉरिस्टिक विधि आई थी जिसे खोज विधि के नाम से भी जानते हैं, है ना। अन्वेक्षण विधि भी शायद उसको बोलते हैं, है ना, शायद कह रहा हूँ। बाकी खोज और हॉरिस्टिक विधि तो उसको बोलते ही हैं। तो बायोलॉजी से संबंधित आपकी ये क्वेश्चन था, बायोलॉजी विषय से। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर था आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, आप चेक कर सकते हैं। और संस्कृत के क्वेश्चन भी बहुत सारे उन वीडियो से मिले हैं, तो ये भी आप लोग देखना। सानच प्रत्यय आया था, बहुत सारी चीज़ें आई थी जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 30 क्वेश्चन की। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ तो नहीं कह सकते, पर शब्द जरूर मिले थे कि हाँ ये चीज़ें थी, ठीक, ये चीज़ें थी। हारिस्टिक विधि का आप सभी को पता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग इसका आंसर था, तो आपको लगा देना चाहिए था करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, निम्नलिखित में से यौन रोग से संबंधित नहीं है। तो आपको सभी को पता था कि वहाँ पर जो 3 रोग दे रखे थे, एड्स था, जन्निक रोग थे और एक और कोई सिफिलिस था। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके यौन से संबंधित होती है, मतलब सेक्स से संबंधित ये चीज़ें होती है, या फिर किसी का रक्त अशुद्ध रक्त इधर उधर चढ़ा देते हैं तो वो चीज़ें होती है। पर यहाँ पर टीबी जो है बिल्कुल अलग रोग है, संक्रामक टाइप का, तो वो अलग है। बाकी और जितने भी रोग थे वो असंक्रामक थे, मतलब छुआछूत करने से नहीं फैलते हैं। बाकी ये जो रोग है वो छुआछूत से आपके फैलता है। छोरी, ये रोग आपके संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है, टीबी वाला। तो यहाँ पर हो सकता है इसका टीबी आंसर था। बाकी संक्रामक असंक्रामक क्या लॉजिक था उस क्वेश्चन का, ये तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। पर उसमें जो 3 रोग थे वो सेक्सुअल डिजीज़ थी, बाकी ये जो रोग था वो थोड़ा अलग रोग था। इस हिसाब से आप लोगों को टीबी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक पश्चिमी बंगाल का क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सुंदरवन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, भूकंप की शक्ति मापने का यंत्र, उसका यंत्र का नाम था रिएक्टर पैमाना। बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे, पास्कल पैमाना, कोई डेसिमल पैमाना। ध्वनि नापने का जो है डेसिमल होता है ना, पास्कल अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पर रिएक्टर जो है भूकंप के जो कंपन शक्ति होती है उसको मापने का पैमाना होता है, स्केल होता है। तो रिएक्टर पैमाना था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे तो, पर आप लोगों को जिन जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे वैसे मैंने आपको बता दिए। 6-7 क्वेश्चन ही अभी तक आए थे, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिए। बाकी अब पेपर की बात कर लेते हैं कि पेपर आपका आया कैसा था और कितने मार्क्स पर आप पास आउट हो जाएंगे। देखो, पेपर जो आपका आया था, अगर हम बात करें विज्ञान और मैथ स्टूडेंट्स की ही हम बात करेंगे। बाकी SST वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई अभी तक मेरे पास जानकारी इतनी आई नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा पेपर उनका आया था। बाकी विज्ञान और गणित वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर हम बात करें, तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, आपके जो पहला पेपर CDP टाइप का होता है उसकी अगर हम बात करें, तो उसके क्वेश्चन आपके न तो शिक्षण विद्या ज़्यादा आई थी, है ना आपसे कुछ ऐसा कुछ पूछा गया था कि हाँ ये वो क्वेश्चन ऐसे थे कि लॉजिकली थे कि आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें कि आप क्या चाहते हैं एक टीचर के तौर पर। वो क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। और पेपर अगर हम बात करें, तो पेपर का लेवल ये मान सकते हो आप, न तो इजी था, CDP वाला जो पोर्शन था न तो इजी था और न ही हार्ड था, पर यह था कि हाँ इतना मुश्किल पेपर, इतना मुश्किल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नहीं थे, वो नॉर्मल थे और न ही ज़्यादा हार्ड थे, ये मान आप सकते हैं। कुल मिला के ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पेपर का दबाव न लेते हुए पेपर करा होगा तो वो ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था। बाकी आप जानते हैं कि पेपर का लोड बहुत ज़्यादा रहता है और रीट का तो बहुत ही तगड़ा माहौल रहता ही है, आप सभी को पता है। और उसमें भी आप लोगों को ये भी पता होगा कि जैसे ही पेपर करने बैठते हैं तो टाइम का जो टेंशन है ना दिमाग में बहुत तगड़ा चलता है। कभी भी आप देखना रीट पेपर में ऐसा होता है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड रहता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर दे दिया, क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर दे दिया, इतनी ही स्पीड चलती है। और फिर ऊपर से OMR शीट के गोले भरने का लोड अलग रहता है, समझ रहे हो। तो ये बातें, और उस टाइम पर गोले भरने में जो आपका हाथ भी बराबर नहीं चलता, गोले भी इधर उधर हो जाए तो वो भी दिक्कत रहती है, ठीक है। तो अगर हमने CDP की बात करी तो ठीक था, लेवल 2 का जो पेपर था आपका 27 फरवरी वाला। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी का पेपर
हिंदी का जो क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन बहुत इजी थे। ज़्यादा इजी भी आप लोगों को नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो पढ़ के गए होंगे, जिन्हों को अपने रडार में पेपर आ गया होगा, उनके लिए इजी था, और जिनके रडार में पेपर नहीं आया वो हार्ड था। तो इस वजह से मैं इजी टू मॉडरेट यहाँ पर हिंदी को बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। हार्ड वो बिल्कुल नहीं था हिंदी का पेपर। संस्कृत के पेपर की अगर हम बात करें, जिनके संस्कृत था उनकी, तो संस्कृत में यहाँ पर ऐसा था कि जिसने व्याकरण पढ़ी हुई थी उसके लिए तो ठीक ठाक पेपर था। और संस्कृत और हिंदी में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत सारे कह देते हैं ना कि संस्कृत हिंदी एक जैसा ही होता है, नहीं होता। वहाँ पर ता प्रत्यय आ गया, उसका मतलब उधर तल या जाने कौन सा प्रत्यय चला जाता है, और इधर तो ता का मिस ताई प्रत्यय है हिंदी में। तो ऐसे बहुत सारी सानच प्रत्यय आ गया, तो उधर तम वो था, सम्मान था, ऐसा कुछ आ जाए तो वो अलग दिक्कत है ना। तो ये चीज़ें होती है, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो आपको सभी सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन भी थे। आगमन विधि भी आपसे पूछी गई थी, जो कि आप लोगों को पता होगा, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाती है ना, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगमन निगमन विधियाँ तो हर जगह आई थी। एक क्वेश्चन ये भी था कि कौन कौन सी दोनों विधियाँ होती है, तो वो आगमन और निगमन विधि होती है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी था कि आपकी प्रश्नावली जो परीक्षा की पद्धति कितने प्रकार की होती है, किस पर निर्भर होती है, तो वो परीक्षा के प्रश्नावली पर भी होती है और प्रश्नों पर भी होती है। दोनों थे उसके आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप लोगों के न तो कहीं सिलेबस में देखने को मिले होंगे, नहीं कहीं थे, पर वही ना कि आराम से आप लोग कर सकते हैं। दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो वो आराम से हो गए होंगे। तो यहाँ पर हिंदी संस्कृत की हमने बात कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके साइंस और मैथ सब्जेक्ट की। तो देखो, मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इजी थे क्वेश्चन, पर वही है कि आपका टाइम खाते हैं। तो आप लोग, कोई भी नहीं चाहता कि उसमें टाइम वेस्ट किया जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें तुक्के ही लगाते हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक नज़र में वो हो गया 2 मिनट में तो ठीक है, और फिर रहते पेते उसके क्वेश्चन आप लोग पेपर में सोल्व नहीं कर सकते, पीछे रफ कार्य के लिए देते हैं, उसमें ही आप लोग सोल्व कर पाते होंगे। तो इस वजह से ना बहुत दिक्कत आती है, इधर उधर पेज पलटो, ये करो, तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हो, यानी कि तुक्के लगाते हो मैथ के में। बाकी शिक्षण विधियाँ से रिलेटेड या जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन थे वो तो सभी स्टूडेंट कर देते हैं और नॉर्मल ही आते हैं, इतना हार्ड नहीं था। मैथ और साइंस तो बहुत ही सही था, मतलब बहुत ही लेवल, नॉर्मल लेवल था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। बाकी जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो मुश्किल ही है। बाकी जो पढ़ के भी गए थे और लोड ले लिया तो वहाँ पर भी दिक्कत ही थी, पर इतना हार्ड नहीं था। साइंस और मैथ का पेपर नॉर्मल पेपर थे। अगर नॉर्मल तैयारी आपने करी होगी तो भी आपके आराम से रीट पास आउट हो जाएगी। और साइंस का तो मैथ से भी बहुत इजी था। बात करूँ सही बात बताऊँ तो आपको इजी था पेपर, और इतना हार्ड नहीं था। बाकी आप देखो, पेपर हॉल में बैठे रहते हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं, जब आपको लगता है कि सब कुछ सही है ना, फिर घर आके देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपके तोते उड़ जाते हैं कि यार ये भी नहीं आया है, वो भी नहीं आया। तो ये चीज़ें होती है, इसी वजह से आप लोगों को पेपर नहीं दिया गया है ना, कि आप लोग घर जाकर डिस्कशन करो, टेंशन लो। तो अब आप लोगों को डायरेक्ट आंसर की आएगी, जिसमें आप लोग अपनी कार्बन कॉपी के थ्रू अपना पेपर मिला सकते हैं। पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, और उसी के बाद आप लोग जो है पेपर से संबंधित डिस्कस करेंगे। सभी यूट्यूब पर भी आपको पेपर देखने को मिलेगा, टेलीग्राम पर भी सारी चीज़ें होगी। बाकी अभी हाल फिलहाल तो यही था कि पेपर इतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट आप बोल सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट। हार्ड की गिनती तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। बाकी ये है, हार्ड ऐसे बन जाता है पेपर कि एक तो टाइम रहता है इसमें लिमिटेड, टाइम लिमिटेड रहता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। और दिक्कत ये भी रहती है कि इसमें लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड में बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में लगे रहते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट करी, लैंग्वेज सेकंड में जो है वो उसको भी फर्स्ट वाला ही पेपर कर डालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट ये भी आए हैं कि सर मैंने 15% से ज़्यादा गोले OMR सीट में नहीं भरे हैं, क्या मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो देखो, रिजल्ट आने का तो पता नहीं, पर आपके मार्क्स कट कर ज़रूर आएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी होकर आएगी। रिजल्ट तो सबका ही आना है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जिसने 50 से 100 क्वेश्चन ही नहीं भरे हो गोले, फिर उसका रिजल्ट मुश्किल है ना। बाकी तो सबका रिजल्ट तो आएगा, बस नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। जिन्होंने गोले नहीं भरे हैं, ज़्यादातर गोले छोड़ दिए हैं, उनकी नेगेटिव मार्किंग होना तय है। 10% से ज़्यादा अगर छोड़े हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी, उससे कम छोड़े हैं
तो कोई बात है नहीं। जिन्होंने पूरे गोले भरे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने आड़े टेढ़े गोले भरे हैं उनके भी थोड़ी इशू हो सकता है। बाकी ज़्यादा कोई विशेष बात है नहीं कि ज़्यादा विशेष बात है ना। और अब हम बात करते हैं आपके कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो SC, ST, OBC, EWS जो कैटेगरी है उसको 150 में से 82 प्लस मार्क्स चाहिए, मतलब कि 83, 84, 85, 86 कितने भी मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं, 100, 150, ठीक है। तो वो सभी क्या है, रीट एलिजिबल है, उनकी रीट पास आउट है वो, और वो आजीवन पात्रता रखते हैं। कभी भी 3rd ग्रेड का पेपर हो मेंस वाला तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बाकी अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो उनको चाहिए होते हैं 150 में से 90 प्लस मार्क्स, यानी कि 91, 92, 93 कितने भी आप ला सकते हैं, आप एलिजिबल रहेंगे। फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की अगर हम बात करें तो शायद उनके भी वही बात होगी, है ना। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, गूगल सर्च कर लेना, मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से 82 प्लस तो उनको भी चाहिए होते होंगे। तो यही कुछ बातें थी जो कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड थी। बहुत सारे पूछ रहे होंगे कि पेपर कैसा आया, क्या नहीं आया, वैसा आया। तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था और ना ही कोई ज़्यादा इजी था, मॉडरेट हम बोल सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जिन स्टूडेंट ने पेपर दे लिया है उनको घबराने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका रिजल्ट और आंसर की नहीं आई है, उसी के बाद आपको आइडिया होगा कि आपकी कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा डर है तो वो डायरेक्ट जो है रिजल्ट देखना, आंसर की में भी मत घुसना, ठीक है ना। अब जो होगा वो तो आप कुछ कर तो सकते हो नहीं, जो होना है हो जाएगा। बाकी नॉर्मल रहो, मस्त रहो, और भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी तैयारी करिएगा। और तो कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।